लीजिए, ये चैप्टर आपका रहेगा एनालिटिक फंक्शंस। इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में ही बातें होंगी। फंक्शंस आप कह लीजिए, एनालिटिक फंक्शंस के बारे में बातें होंगी, ठीक है। देखिए आपका ये चैप्टर जो पेपर है, दोनों पेपर है, इसमें ऑप्शनल नहीं है। इस सेमेस्टर में ऑप्शनल नहीं, दोनों पेपर आपको कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं उसमें। एक बात, दूसरी बात कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप का करना है। 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे, है ना। तो इसलिए आप इसमें जान लीजिए कि आपको लास्टली चीज़ों को सब समझिए, लेकिन याद रखिएगा कि आपको करना है एमसीक्यू, ठीक है। उस चीज़ों पर ध्यान, मतलब कि एग्जाम के समय लास्ट में हम कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को सही कर सकते हैं वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस आपको करके रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस मान लीजिए बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्यूशन भी होंगे आपके सामने दिखेंगे, थ्योरेटिकल कुछ प्रूफ भी दिखाई देंगे, तो वो खाली समझने के लिए है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए बहुत सिलेबस कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं आप सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, प्रूफ भी देखने को मिलेगा, थ्योरम का स्टेटमेंट और साथ में प्रूफ भी देखने को, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। लेकिन अंततोगत्वा उसको मुझे तैयार नहीं करना है, हमको लास्टली, है ना, बस उन बातों पे ध्यान रखना है जिससे कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम टिक कर लें, है ना। वो चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। एक बात, दूसरी बात आपको ये भी बता चुका हूँ कि अब वहाँ पे जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा उसको सॉल्व करना भी नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तभी फंसेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल काम है। तो कहने का मतलब कि जो आप सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे सीखेंगे उसको वहाँ यूज भी नहीं करना है। पर्सन मानी है, मतलब कि पढ़ना सब कुछ आप पढ़िए, पूरे हर थ्योरम का प्रूफ पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, 2 पेज 3 पेज में सोल्यूशन जाएगा, कैसे सॉल्व किया था सब सीखिए, बट कोई यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस इस तरीके से हमको कुछ चीज़ों को सीखना है जिससे कि हम एमसीक्यू वाला भी कर लें। तो हम उस पर भी फोकस करके रखेंगे, कैसे हम एमसीक्यू क्वेश्चन को भी टारगेट करेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी हम लोग सब कुछ चीज़ें, लेकिन हमारा फोकस उस बात को भी लेके रहेगा कि कौन से पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। उस पॉइंट को मैं मार्किंग कराते जाऊंगा यहाँ पे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मतलब लिखाऊंगा सब कुछ। पहले होता था कि चलो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ आएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, लेकिन इस बार कहूंगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप, है ना, अंडरलाइन कर लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, है ना। इस तरीके से आपकी बातें होंगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका प्रूफ आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातों को ध्यान में रख के होगा। और आपके पास जो मैंने लेक्चर पूरा भेज भी दिया है कॉम्प्लेक्स वाला, है ना, वो पूरा थ्योरेटिकल टाइप में है, मतलब जब रिटन होता था एग्जाम तब का है, वही पूरा सिलेबस भी है आपका, वो पूरा सिलेबस है आपका कॉम्प्लेक्स का। तो अगर आपको पढ़ने का और बहुत शौक होगा तो उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो पूरी चीजें मैं यहाँ ही बताऊंगा फिर से वापस। चलिए, सबसे पहले एनालिटिक फंक्शंस को जानने के पहले, है ना, हम लोग यहाँ पे जो पहला टॉपिक जानते हैं उसका नाम कर लीजिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। हेडिंग करिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पहला आपका टॉपिक रहेगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। किस फंक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहते हैं, पहले उसको समझना है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि पहले पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, अभी मैं रिटर्न के हिसाब से बात करूंगा, जहां एमसीक्यू की बातें होंगी मैं वहां पर टारगेट बताऊंगा क्या करना है आपको, कोई चिंता की बात नहीं, है ना। जितना भी पूरा पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, है ना, जितना भी टॉपिक जो भी पढ़ेंगे आप, हर चैप्टर, हर एक यूनिट जो भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा सिलेबस में, सिलेबस का हर एक टॉपिक इसी से संबंधित है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन से ही संबंधित है। मतलब हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा। हर टॉपिक में, है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का जिक्र होगा, हर एक टॉपिक इसी से संबंधित होंगे। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा, हर एक पूरा सिलेबस का पूरा सिलेबस आपका इसी फंक्शन से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। बात समझ में आ रही है। पहली बात ये जान लीजिए। तो इसलिए सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता क्या है ना। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, है ना, जैसा नाम है उसी अकॉर्डिंग बातें हैं यहाँ पे। एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करे एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस समझ में आ रही है। ऐसा कोई फंक्शन जिसमें वेरिएबल किस रूप में दिखाई दे, कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शन क्या होता है, सब कुछ चीजें रियल में आप कुछ चीजें जानते हैं, इंटर लेवल पे सब कुछ अच्छे से आप समझ चुके होंगे, है ना। और भी जगह अलजेब्रा में, ये सब तमाम चीज़ों में आपने होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बहुत कुछ देख लिया है। तो इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आपको फंक्शन के बारे में भी जानकारी होगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्लियर है ना। वैसे फंक्शन बहुत इतना आसान नहीं होता, है ना, बहुत लंबा इसका सिलेबस होता है, बहुत कुछ बातें होती हैं, बट एक ऑर्डिनरी जो बेसिक जो नॉलेज होता है मैं मान के चलता हूँ आपको आता है
तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल आपको किस रूप में दिखाई दे, एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हेडिंग ऐसे है, लेकिन डिफिनेशन ऐसे बोल देना, काम खत्म हो गया है ना। एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करे एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिखाई दे, उसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहेंगे। बात समझ आ रही है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग, एफजेड के रूप में लिखेंगे। तो जैसे हम लोग रियल में लिखते हैं एफएक्स, है ना, तो एफएक्स फंक्शन है, कोई बोलते हैं लेट एफएक्स बी अ फंक्शन, है ना, तो एक्स वहां वेरिएबल था, यहाँ पे लेट एफजेड बी अ फंक्शन। यहाँ जब भी किसी फंक्शन की बात होगी तो आप बोलेंगे लेट एफजेड बी अ फंक्शन। वो एफजेड फंक्शन तो है, लेकिन कैसा फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, है ना, क्योंकि उसमें वेरिएबल किस रूप में है? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के रूप में है। क्लियर है यहाँ पे? और इसी ऐसे आप लोग एक चीज होता है, वहां पे लिखते थे fx बराबर या y बराबर fx बोलते थे आप। क्लियर है सबको ना? y बराबर fx, यहाँ बोलते हैं w बराबर fz। ध्यान रखिएगा, नोटेशन, सिंबल, सब कुछ कहानी वही है ना। तो यहाँ बोलेंगे w बराबर fz। बात समझ में आ रही है? तो w बराबर fz हमारा एक फंक्शन होगा जिसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एग्जिस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। fz इज इक्वल टू w, मतलब उसी fz को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, w बराबर fz से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रियल में y बराबर fx लिखते हैं, वहां w बराबर fz लिखते हैं। क्लियर सबको समझ में आ रही बात नहीं? यहाँ पे नोटेशन है। अब मान लीजिए कैसा, और हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बेटा आपको इस रूप में दिखाई देगा। एवरी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ u प्लस i। हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन आप देखोगे, है ना, वह आपको u प्लस i के रूप में दिखाई देगा, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y। ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए कि हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, है ना, u प्लस i v के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस किया जा सकता है आसानी से, और जहां पे u और v जो है वो x y के फंक्शन के रूप में दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, कुछ भी ऐसे मैं ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया w बराबर fz और बराबर मान लीजिए जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, जैसे fx बराबर x स्क्वायर 2x प्लस 1 ऐसा कुछ लेते हैं ना, मान लीजिए जेड जेड स्क्वायर, तो है ना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ये फंक्शन हो गया, इसमें जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, एज ए वेरिएबल के रूप में है। तो अब इसको देखना चाहोगे तो जेड मतलब x प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ोगे तो x स्क्वायर और प्लस का आई वाई का होल स्क्वायर और प्लस का आई 2xy हो जाएगा। बोलिए, ये नहीं हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो यहां से मिल जाएगा x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर और प्लस का i और 2xy। तो देखो बेटा यहाँ पे यही u हो गया x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर एंड v हो गया 2xy। तो ये काला आपको पता, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ, w बराबर fz, है ना, बराबर मान लीजिए मैंने 2z प्लस का 1 या 2 कुछ करके ले लिया यहाँ पे, इसको भी देखो उसी रूप में से 2, तो z का मतलब x प्लस आई वाई और प्लस का 1, तो इसमें सकते हैं 2x प्लस का 1 एक साथ कर लिया और i y कर लिया, तो यहाँ पे u हो गया 2x प्लस का 1 और आपका v हो गया y हो गया। बात समझ में आ रही है? तो हर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन आपको इस तरह से z के रूप में दिखाई देगा, उसमें वेरिएबल z के रूप में होगा, है ना। वो हर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन u प्लस i v के रूप में आप आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो, उस रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे u भी xy का फंक्शन दिखाई देगा, v भी xy का फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और यहाँ जान लो, जैसे देखिए बेटा, मान लीजिए w बराबर fz हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में से z की वैल्यू रखेंगे तो w की वैल्यू मिलेगी। जैसे y बराबर fx होता है तो हम x की वैल्यू रखते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है, यही ना होता है बेटा। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया, x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू मिलती जाएगी आपको। इस तरह से w बराबर fz है तो z की वैल्यू रखते जाओगे w की वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमने z की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखा वहां पे, और z की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर हमें w का भी एक ही वैल्यू मिला, मतलब z के किसी एक वैल्यू के लिए हमें w का भी अगर एक ही वैल्यू मिलता है, तब ऐसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं। सिंगल वैल्यू, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। जैसे अब ऐसे यही है, देखो अगर w बराबर हमारा यही है 2z प्लस का 1 है, तो अगर हम z बराबर कुछ भी रखेंगे तो आपको z बराबर हमने मान लीजिए 1 रख दिया, 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो यहाँ w बराबर मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, तो एक ही ना वैल्यू मिला हमें, एक ही वैल्यू मिला। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इस तरीके से हमारा जो w हो गया इसको बोलेंगे सिंगल वैल्यू। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि हमारा जो w है ना, अगर w है ये हमें किस रूप में मिल जाए, या अगर मान लीजिए z की वैल्यू हम रखते हैं और z की एक वैल्यू के लिए अगर w का वैल्यू 1 से अधिक मिलता है, तब ऐसे w बराबर fz को हम लोग बोलते हैं मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। जैसे मान लीजिए ऐसे क्या हो सकता है बताइए, ऐसे बोलिए अगर मैं w इक्वल टू क्या ले लूं, रूट में ले लूं क्या, रूट z है ना,
तो कितना आएगा इसकी वैल्यू? अगर मान रूट z तो अगर मैं z को क्या रख दूं 4, तो रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है? प्लस माइनस 2 करके आ जाएगी, बोलिएगा, है ना? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या स्थिति होगी, यहाँ पे हमने z की एक ही वैल्यू रखा, लेकिन w का 2 मान मिल गया, बोलिएगा, है ना? तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा मल्टी वैल्यू। तो याद रखना है सिंगल वैल्यूड, ये वर्ड आपको याद रखना है, सिंगल वैल्यूड, है ना? हमारा जो एनालिटिक फंक्शन, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एनालिटिक फंक्शन, अभी आज ही पढ़ाऊंगा, तो यही मेन हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। तो जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो देखो हर एक यहाँ जो भी पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि एनालिटिक फंक्शन, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन होने के लिए सबसे पहले उसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तो समझ में आपको आना चाहिए सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है। मतलब यही है कि अगर हम z की कोई एक वैल्यू रखें तो z के एक वैल्यू के लिए w का भी एक ही वैल्यू आपको प्राप्त हो, है ना? ऐसा ना हो कि हम z की वैल्यू रख रहे हैं कोई एक करके हम w का 2 वैल्यू मिल रहा है, 3 वैल्यू मिल रहा है, ऐसा कुछ बात समझ में आ रही है ना? ऐसा भी n वैल्यू nth रूट ऐसा कुछ करके मिलने लगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसा पढ़े हैं ना आप लोग सब लोग रियल वाले में। तो उसी तरीके से यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 करके होता है, हम सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू मिलती है, जो स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट ऐसे बातें सब चलती हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जब सिंगल वैल्यू बोला जाएगा समझ लीजिएगा इसका मतलब एकदम साफ साफ यही है कि अगर हम z की एक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो हमें w का भी एक ही वैल्यू आपको प्राप्त होगा। z की एक यूनिक वैल्यू पे w का भी एक यूनिक वैल्यू ही प्राप्त होगा। ऐसे अगर फंक्शन है हमारे पास तो बोलते हैं सिंगल वैल्यू। तो हमारा जो याद रखेंगे, हमारा जो एनालिटिक फंक्शन होता है सबसे पहला कंडीशन को सिंगल वैल्यू होना चाहिए। बस समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो चलिए पहले आपको लिखाते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के बारे में और देन फिर धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लिखते जाएंगे सब चीजें, सब कुछ जानिए, है ना? सब कुछ लिखिए, जब एग्जाम की बातें होंगी तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे, चीजों को लिख लीजिए इसमें। देखिए अब फंक्शन w बराबर fz, अब फंक्शन w बराबर fz is said to be complex variable function, is said to be complex variable function because here variable exists as a complex number, because here variable exists as a complex number, here variable exists as a complex number, exists as a complex number। आगे लिखिएगा every complex variable function can be expressed in the form of, every complex variable function can be expressed as a form of, can be expressed as a form of u plus iv, as a form of u plus iv, where u plus iv where u is the function, u and v both are the function of, where u and v both are the function of x and y, u and v both are the function of x and y, both are the function of x and y। ठीक है बेटा? फॉर एग्जाम्पल दोनों एग्जाम्पल नोट करके दिखा दीजिए आप, u प्लस आई का फॉर्म। हो गया बेटा? अब जैसे मैं आपको कुछ चीज और समझा देना चाहता हूँ, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है? डिफरेंट एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब कोई भी जेड के रूप में फंक्शन लिख दो ना, आप जेड क्यूब लिख दो, है ना? आप जेड स्क्वायर प्लस 2 लिख दो, जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 5, कुछ भी ऐसा लिख दो। ये सब के सब कॉम्प्लेक्स, इसमें जेड वेरिएबल के रूप में लिखा दीजिए, काम खत्म। और फिर इसको आप जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख के जो उसको ओपन करेंगे, ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप रियल एक तरफ मुझे एक तरफ करके ऐसे एक्स प्लस आई वाई यू प्लस आई के फॉर्म में आराम से आपको दिखाई देगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बेटा? चलिए अब आगे की बातें करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या स्थिति है यहाँ।
मिटा देना इसको। अब देखो आगे कहानी क्या है इसमें। एक चीज हम और थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको ये होगा ना कि जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे तो ये बोला जाएगा उसमें कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हो दैट फंक्शन इज मतलब शुड बी डिफरेंशिएबल, मस्ट बी डिफरेंशिएबल, कुछ फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो एनालिटिक फंक्शन के रूप में आपको दिखाई देगा, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। डोमेन, जिस डोमेन में वो डिफाइंड है उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए जान लीजिए, जैसे लिमिट आप पढ़ते हैं, रियल में लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। कॉम्प्लेक्स में भी वही सेम तरीका चलता है, सेम तरीके से लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी सेम तरीके। जैसे लिमिट आप वहां पढ़ते हैं कि अगर fx की लिमिट x टेंड्स टू a, fx इज इक्वल टू अगर यल है, मतलब अगर x टेंड्स टू a पर fx की लिमिट अगर यल है तो इसको हम लोग वहां पढ़ते हैं रियल में, किसका मतलब कि एक्चुअल में इसका मतलब होता है मॉड fx माइनस का l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब x टेंड्स टू a पर फंक्शन fx की लिमिट यल का होने मतलब यही चीज होता है ना, कि अगर ये मतलब जब x और a के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम हो, है ना, तो उस स्थिति में अगर fx और यल का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होता है तो यल को हम fx का क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन होता है लिमिट का, है ना। और इसको फिर से मैं बताऊंगा आप लोगों को, रियल अभी आप पढ़ेंगे भी, आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस मतलब रियल एनालिसिस पढ़ना है। ये चीज पढ़ेंगे आप बहुत अच्छे से। आप मैट्रिक स्पेस बहुत जबरदस्त आपका टॉपिक है, उसको अच्छे से आप पढ़ें, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। तो ये चीज आप वैसे आप कई बार देख चुके होंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन है किसका, लिमिट का। और उसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। सेम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में भी लिखा जाता है। यहाँ भी लिखा जाता है लिमिट, है ना। अब z, यहाँ x नहीं होगा, z, है ना, z टेंड्स टू a मान लीजिए है, और fz इज इक्वल टू आपको l। सेम तरीके से अब मॉड fz माइनस का l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर, है ना, मॉड z माइनस का a इज लेस देन डेल्टा। सेम यहाँ भी दिखाई देगा। और z टेंड्स टू a करके एक और अच्छा से हम बोल दें z टेंड्स टू z नॉट कर दें। मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि a कर देंगे तो एक रियल नंबर हो जाएगा। अब z नॉट कर दिया मतलब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, है ना, z टेंड्स टू z नॉट। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ बातें बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे रियल लाइन में R2 जानते हैं, R2 का मतलब क्या होता है, R2 का मतलब, है ना, R2 का मतलब होता है कि आर्डर पेयर, है ना, आर्डर पेयर, है ना। कॉम्प्लेक्स में जब बातें करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में भी हर एक कॉम्प्लेक्स हम लोग आर्डर पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में XY, अगर कॉम्प्लेक्स के रूप में XY है तो ये रियल एक्सिस होता है। कॉम्प्लेक्स में ये आपका रियल एक्सिस और ये आपका होता है इमेजिनरी एक्सिस। जो यहाँ पे XY बोलते हैं, है ना, यहाँ पे बोलते हैं रियल और इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को सबसे बड़ा डिफरेंस, अगर कोई बोले रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रियल नंबर को आप कह सकते हैं कि उसको इक्वेट कर सकते हैं। रियल नंबर में आप कौन छोटा है कौन बड़ा है इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में बातें नहीं होती है। कोई बोले Z1 इज ग्रेटर देन, या मान लीजिए कोई बोले, क्या ऐसा लिखा था कहीं पे क्या 2 + 3 आई, मैं बोलूँ इसमें आपसे कि 3 + 4 आई, 2 + 3 कौन बड़ा कौन छोटा बता सकते हैं आप? नहीं, यहाँ पे ये चीजें नहीं होती है ना। बस हाँ मॉडुलस वैल्यू होती है, बट ये चीज नहीं होता है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा ये सब नहीं देखा जाता है, ये सब चीज नहीं देखी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये कोई नंबर में है ना, आप कहेंगे कि चलो एक नंबर है 2 और 3 ऐसा कुछ है ना, ये रियल पे खाली होता है। रियल पे अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स पे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप, है ना, एक दूसरे से ग्रेटर लेस देन ये सब चीजें नहीं देख सकते। ये सब चीजें नहीं होती वहाँ पे, कौन छोटा कौन बड़ा नहीं, ये डिफाइंड नहीं, ये सब चीजें नहीं होती यहाँ पे, ऐसी बातें नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बात। दूसरी बात एक चीज समझिएगा, लिमिट की बारे में समझ लीजिए। लिमिट की कहानी क्या है, बहुत ध्यान से बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे रियल लाइन पे, है ना, रियल लाइन की बात करें, अगर मान लीजिए हम यही बात करें x टेंड्स टू a की बात करें, मान लीजिए ये हमारा x इज इक्वल टू a है ना, तो अगर x टेंड्स टू a पर अगर फंक्शन की लिमिट यल है तो इसका मतलब यह होता है ना, बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम आता है तब बोलते हैं कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आना चाहिए। बस मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ये दोनों वैल्यू अगर सेम आती है बेटा ना, तब कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो आती है वही उसकी लिमिट हो जाती है। तो लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब रियल में यह होता है
कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो वही जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ऐसा होता है। अब यहाँ देखो क्या कहानी होती है, वो ध्यान देकर समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू a, इधर देखते हैं a प्लस एच, इधर क्या होता है a माइनस एच, यही ना मतलब a प्लस का मतलब a प्लस एच, a माइनस का मतलब a माइनस एच। तो अगर a प्लस एच पे a माइनस एच पे है ना, अगर फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू है अगर सेम आती है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, और अगर इस पर भी और इस पर भी और इस पर भी अगर तीनों फंक्शन की वैल्यू बराबर आती है तो बोलते हैं फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है ना। मतलब कंटीन्यूअस मतलब समझते हैं, मतलब सब बराबर है, ब्रेकिंग नहीं है कोई, बस समझ आ रही है, ये चीजें होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कहानी समझिएगा। इस वाले में क्या सिस्टम है, अब जब हम इसमें बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वाले में, तो यहाँ पे z टेंड्स टू z नॉट, z टेंड्स टू z नॉट, वहां x टेंड्स टू a था, यहाँ z टेंड्स टू z नॉट है। z मतलब कि x, y टेंड्स टू x0, y0, बस समझ आ रही है ना। वहां x टेंड्स टू a तो हमें रियल लाइन पे दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू, यहाँ z टेंड्स टू z नॉट, तो z नॉट एक्चुअल में है क्या, ये x नॉट y नॉट है, ये x नॉट y नॉट है, ये एक्चुअल में ये हमारा ये पॉइंट है। अब इस a की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, या तो लेफ्ट से जा सकते हैं या राइट से जा सकते हैं, बोलिए, दो ही रास्ता है आपके पास जाने का, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ ये पॉइंट प्लेन में है, ये पॉइंट हमारा प्लेन में है। अब इसकी तरफ जाना है तो आप देखो कैसे जा सकते हो, हम ऐसे ही जा सकते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, है ना, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से किसी भी तरफ से आप जा सकते हैं। मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात नहीं होती, यहाँ ये बात होती है ना कि अगर हम अलग अलग पाथ लें, मेरी बात समझिएगा, अगर हम अलग अलग पाथ लें तो हर पाथ के अकॉर्डिंग हमें लिमिट की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमने पाथ लिया है ना, y इक्वल टू मान लीजिए x ले लिया, उस पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट निकाला। देखो लिमिट कैसे निकालते हैं, चूंकि कैसे है, जब x टेंड्स टू, ऐसे मान लीजिए ऐसे होता है ना, लिमिट मान लीजिए इस तरीके से है, x z टेंड्स टू z नॉट, z टेंड्स टू z नॉट, ऐसा कुछ है, और मान लीजिए z स्क्वायर कुछ करके है। इसमें कैसे क्या कहानी होती है मालूम है, ये कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें x y टेंड्स टू, फिर वो लिखते हैं x0 y0, है ना, और z स्क्वायर का मतलब x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं मालूम है, फिर बेटा इसमें हम लोग ऐसे y टेंड्स टू y नॉट, है ना, मतलब किसी एक को पहले हम लोग आगे अप्रोच कराते हैं, किसी एक को, फिर उसके बाद से मान लीजिए एक्चुअली यहाँ पे मान लीजिए x नॉट x0 y0 है ना, आपको न्यूमेरिकल में दिखाई देंगे, उसमें ऐसे होगा x y टेंड्स टू 0 0, ऐसा कुछ करके होगा, या कुछ ऐसे होंगे। तब करेंगे क्या, अब पाथ लेंगे, इसमें लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ऐसे पाथ लेंगे आप, बात समझ में आ रही है। और अगर y इक्वल टू x लिया तब भी लिमिट को ऑपरेट करने में सेम लिमिट आया, y इक्वल टू x कर देंगे तो मालूम क्या होगा, यहाँ से y का टर्म खत्म हो जाएगा, खाली x बचेगा। ये बात समझ में आ रही है, जैसे ही y इक्वल टू x रख देंगे तो y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सब कुछ x में हो जाएगा। तो अब फिर उस पर नीचे वाली लाइन लिखेंगे x टेंड्स टू x0, खाली इतना ही लिखेंगे। जैसे ही y इक्वल टू कुछ पुट करेंगे आप, तैसे ही आप xy टेंड्स टू x0 y0 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे x टेंड्स टू x0 लिख देंगे, क्योंकि सब x में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब क्या होता है कि हम पाथ ले लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने y इक्वल टू x लिया, रख के लिमिट निकाला, है ना, और हमें कुछ वैल्यू मिल गई, फिर हम y इक्वल टू 2x लेंगे, 3x लेंगे, 4x लेंगे, या कुछ भी y इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसे अलग अलग पाथ लेंगे। अगर किसी भी दो पाथ के करेस्पॉन्डिंग अगर लिमिट की वैल्यू अलग अलग मिलती है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई भी पाथ लेते हैं, अगर हर पाथ के करेस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन की लिमिट अगर सेम आती है तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। इसमें हर पाथ के अकॉर्डिंग, बात समझ आ रही है ना, इसमें हर पाथ क्यों लेते हैं, क्यों हम हर पाथ बात करते हैं, क्योंकि हम इस पॉइंट की तरफ किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी तरफ से जा सकते हैं, बात समझ आ रही है ना। और इसमें इस पॉइंट की तरफ केवल दो तरीके, भाई रियल लाइन की बात हो रही है तो इसमें हम कहीं दो तरफ से जा सकते हैं, या तो लेफ्ट से जाएंगे तो राइट से जाएंगे, इसलिए यहाँ पे दो ही लिमिट निकलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स में लिमिट एग्जिस्टेंस की बात आती है तो यहाँ पे नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल ले राइट हैंड लिमिट निकल ले बराबर है तो बोले लिमिट एग्जिस्ट, नहीं, यहाँ पे यही बातें नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम, है ना, किसी भी तरफ से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। मतलब हम लोग x, y टेंड्स टू, है ना, x0 प्लस y0, है ना, टेंड्स टू x0 प्लस y0 प्लस, किधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, x0 माइनस y0
है ना, y0 x0 माइनस y0 प्लस, ऐसे करके तमाम किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, मतलब चाहे इधर से ऊपर से नीचे से इधर किसी तरह से अप्रोच कर सकते हैं, कोई समस्या। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पाथ लेते हैं। जब आप इसमें लिमिट निकालते हैं ना, कॉम्प्लेक्स वाले में जब लिमिट निकालोगे ना, तो वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बातें नहीं करोगे आप वहां पे पाथ लोगे, अलग अलग पाथ लोगे। अगर हर कोई भी पाथ लेने पर, चाहे कोई भी पाथ ले रहे हैं, हर पाथ के करस्पॉन्डिंग लिमिट की वैल्यू सेम आती है, तब कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अगर ऐसा कोई दिखे कोई दो पाथ हमने लिया, तो उस दो पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट अलग अलग मिल गई, तो बोले नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ ये बातें होती है, यहाँ पाथ लिया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पाथ क्यों ले रहे हैं एग्जिस्टेंस देखने के लिए, है ना। तो और क्यों हम लोग रियल में केवल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बातें क्यों करते हैं, तो रीजन यही है कि रियल में आप उस पॉइंट की तरफ दो ही तरफ से अप्रोच कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स में वो पॉइंट, कोई पॉइंट लोगे कॉम्प्लेक्स में तो प्लेन में चला जाएगा। अब उसकी तरफ अगर आना हो तो कैसे आएंगे, जब भी आएंगे तो भाई कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, तो आप एक्स वाई के रूप में ही आएंगे, तो किसी भी तरफ से आ सकते हो, किसी भी तरफ से आ सकते हो, बात समझ में। इसलिए यहाँ पे हम तमाम पाथ लेते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कोई पाथ रखेंगे, सब पर सेम लिमिट आएगा। अगर लिमिट नॉट एग्जिस्ट है तो उसको करने के लिए कभी दो पाथ ऐसा ले लीजिए जिस पर लिमिट की वैल्यू डिफर कर जाए, अलग अलग हो जाए। तो अगर कोई दो पाथ पे ही लिमिट को डिफर कर ली तो बोले नॉट एग्जिस्ट। और एग्जिस्टेंस के लिए समझ लीजिए हर पाथ, कोई पाथ लीजिए वो एग्जिस्ट करंट सेम वैल्यू देगा। तो ये चीजें आपको होनी चाहिए। और वही सेम डिफिनेशन कंटिन्यूटी का होता है, वही सेम सेम डिफिनेशन है ना डिफरेंशियबिलिटी क्या भी होता है। कंटिन्यूटी में वही हाल होता है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के बराबर, अगर यहाँ भी हम अलग अलग पाथ लेते हैं, सेम वैल्यू आती है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट की जो वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गया तो यहाँ भी हो जाएगा कंटिन्यूअस। डिफरेंशियबिलिटी की जैसे वहां बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बात करते हैं ना, वहां पे वहां डिफरेंशियबिलिटी के लिए बात करते हैं। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू सेम आती है ना। यहाँ खाली दो ही बातें वहां होती हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएबल करने का मतलब यहाँ वही हाल, फिर अलग अलग पाथ लेंगे, अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग जो है ना जो डेरिवेटिव उसका अगर सेम आता है, सेम वैल्यू देता है, तब बोलेंगे डिफरेंशिएबल। तो यही एक अंतर, बस देखो मेन अंतर देखो यही है दोनों में, रियल और कॉम्प्लेक्स में रखिएगा कि रियल में किसी भी पॉइंट की तरफ आप दो तरफ से ही अप्रोच कर सकते हो, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो किसी भी पॉइंट की तरफ आप किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हो, है ना। इनफाइनाइट वे आपके पास होता है उसकी तरफ अप्रोच करने का। इसीलिए जब हम कॉम्प्लेक्स में किसी की लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बात करते हैं, पाथ लेते हैं, और अगर कोई भी पाथ लेने पर अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है तब हम कहते हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। और अगर मान लीजिए कोई दो पाथ ऐसा मिल गया जिसके करस्पॉन्डिंग अगर लिमिट हमें डिफर करता हुआ मिल जाता है तो बोलते हैं नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट लिमिट एग्जिस्ट, है ना, ऐसा बातें करते हैं। और वहां केवल दो ही बातें होती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बस दो ही बातें होती है। क्योंकि रियल लाइन पे आप चाहे उसके उस पॉइंट के लेफ्ट से जाओ मिलो उससे, चाहे राइट से मिलो, रियल लाइन पे ही हो सकता है। बस समझ में रियल लाइन पे बातें कर रहे हो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स पे भी बातें करते हो, बस समझ आ रही है। तो ये कुछ बातें याद होनी चाहिए, सेम सब कुछ डिफिनेशन सेम होता है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिफिनेशन सेम तरीके से लिखा जाता है, सेम तरीके से जैसे x वैसे z वैसे लिखा जाता है, लेकिन मतलब समझिएगा क्या अंतर है, एक्चुअली उससे ही अंतर मेन होता है। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब पूछे नहीं जाते आपसे, बस ध्यान में रखना है कि अंतर क्या होता है दोनों के लिमिट में, दोनों कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में अंतर क्या होता है, मेन अंतर यही होता है। इसमें पाथ हम लोग देखते हैं, किसी भी तरीके से अप्रोच करें, यानी यहाँ लेफ्ट राइट की बात नहीं होती, यहाँ किसी भी तरफ से जाए, इसलिए पाथ लिया जाता है इसमें। और यहाँ भी जब देखेंगे तो यहाँ केवल दो ही बातें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट से राइट से बस दिखाएंगे आप, बस समझ रही है ना, यही बातें होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, है ना, वो टॉपिक है मुख्य रूप से एनालिटिक फंक्शन। तो हेडिंग कर लीजिए आप, एनालिटिक फंक्शन, यही हमारा मेन टॉपिक है, इसी को हमें पढ़ना है ना। हेडिंग कर लीजिए, बताए एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अब किसी फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कब कहते हैं, तो बोलते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक। किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को एनालिटिक कब कहते हैं, इफ दैट फंक्शन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन है ना, द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू, उसे सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड मतलब यही है कि w बराबर fz है, तो z की अगर हम कोई एक वैल्यू रख रहे हैं तो w की भी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, तो सिंगल वैल्यू। दूसरी बात कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हो वो कंटिन्यूअस हो, वो डिफरेंशिएबल हो, कहाँ पर, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट में। कोई फंक्शन किसी डोमेन में डिफाइंड होता है ना, हम लोग बोलते हैं fx = x² इज डिफाइंड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या f max n to n बोलते हैं,
तो आप डिफाइन करते हो कि भाई x की वैल्यू कहाँ से लेनी है। उसी तरीके से यहाँ भी डिफाइंड होगा कि z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है। तो जहाँ जिस रेंज में लेते हैं, है ना, जिस सेट से लेते हैं, वही हमारा डोमेन का काम करता है। तो जिस भी डोमेन में वो फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जिस डोमेन में डिफाइन होगा, उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा, उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसका यूनिक डेरिवेटिव, हर एक पॉइंट को उसका यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यू। मेन प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव वाला, यूनिक डेरिवेटिव वाला, है ना, कि हर एक पॉइंट को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन तब होता है जब वह हर एक पॉइंट पर, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। मेन तो यही है। उसके साथ एक्स्ट्रा हम जोड़ देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें होंगी तो ये ऑटोमेटिकली होल्ड करेंगे, लेकिन मेन जो है वो है डिफरेंशिएबल वाला। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप देखो बहुत सिंपल सा है ना। देखो एक्चुअल में जैसे ये हमारा जब रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस की बातें होती हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग जब कंटिन्यूटी की बातें करते हैं, कंटिन्यूटी की, तो मान लीजिए डोमेन हमारा है, ये हमारा डोमेन है। मान लीजिए डोमेन के इस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब कि डोमेन के चाहे इधर से मतलब हर एक पॉइंट पर, है ना, ये हमारा वैल्यू सब सेम देगा। चाहे इसके यहाँ से देखें, रियल पे क्या करते हैं, है ना, कंटिन्यूटी के क्या करते हैं कि अगर a पे है तो a प्लस एच पे और a माइनस एच पे दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर पॉइंट है तो यहाँ से ले, चाहे यहाँ से ले, चाहे यहाँ से ले, चाहे यहाँ से सब पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, सब पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर अगर कोई पॉइंट है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरा फंक्शन की वैल्यू, है ना, इस डोमेन में हर एक पॉइंट फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाती है। इसमें सेम हो जाती है, चाहे किसी भी तरफ से जाए सेम हो जाएगी। बात समझ में? तो कंटिन्यूटी का मतलब पूरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बातें यहाँ पे। तो एनालिटिक फंक्शन क्या हो गया? एनालिटिक फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन जो पहली बात सिंगल वैल्यू, दूसरी बात कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे। मेन देखो यही होता है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये होता है एनालिटिक फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, मेरी बात और समझ लीजिएगा आप लोग, कि यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन को कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब भी होता है एनालिटिक फंक्शन ही। मतलब कहीं पे होलोमॉर्फिक फंक्शन आ जाएगा, समझ आएंगे इसका मतलब क्या, एनालिटिक फंक्शन। और समझ आएगी, अलग अलग किताबें अलग अलग भाषाएं लोग यूज करते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो नोन एज होलोमॉर्फिक फंक्शन। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि हमारा जो एनालिटिक फंक्शन होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है ना, वह याद रखिएगा बहुत ध्यान से कि वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर, है ना, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या वो डिफरेंशिएबल होता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, डिफाइंड होता है। पसंद आ रही है ना? वो डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, डिफाइंड होता है, एनालिटिक होता है। तो एक चीज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि कोई फंक्शन ऐसा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल तो है, मतलब कि वो एनालिटिक की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे नहीं कर रहा है। मतलब हर पॉइंट पर वो एनालिटिक की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। कोई पॉइंट ले रहे हैं, उस पर वो सिंगल वैल्यूड है, वह डिफरेंशिएबल है, सब कुछ है, लेकिन किसी एक या दो पॉइंट पे मान लीजिए वह फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अपने डोमेन के जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है, उस पॉइंट को सिंगुलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सिंगुलरिटी। जैसे मान लीजिए एफ जेड इज इक्वल टू, यह आ गया बेटा 1/z माइनस का 3, मान लो ये हो गया, तो ये फंक्शन 3 पे डिफाइंड नहीं होगा और हर पॉइंट पे डिफाइंड हो जाएगा, है, लेकिन 3 पे डिफाइंड होगी। जैसे z इक्वल टू 3 रखेंगे, यह हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट, 1/0 इनफाइनाइट नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आ रही है? तो z इक्वल टू 3 इज नोन एज हियर सिंगुलरिटी। यहाँ z इक्वल टू 3 क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी। तो देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि डोमेन के हर एक पॉइंट पर, ये भी चीजें लिखी जाती है कई जगह पे, कि फंक्शन हमारा डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, अर्थात एनालिटिक होना चाहिए। लेकिन अगर एक आध दो पॉइंट पर नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रही है ना? अगर एक आध दो पॉइंट पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं हो पा रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिमेनिंग जितना पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए डोमेन में जितने पॉइंट हैं, मान लीजिए कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, एक दो पॉइंट थोड़ी होगी इसमें, है ना, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। जैसे हम लोग लेते हैं कि डोमेन डिफाइंड 2,3, कितने पॉइंट्स में, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ऐसे इसमें भी कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर वो हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है लेकिन किसी एक दो पॉइंट में मालूम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी उस फंक्शन को हम एनालिटिक बोलेंगे। लेकिन जिस पॉइंट को एनालिटिक नहीं है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी। उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा हो
कि वो हर एक पॉइंट पर सिंगुलरिटी हो ही ना, मतलब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो एनालिटिक हो, मतलब हर एक पॉइंट पर वो सिंगल वैल्यूड हो, डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस हो, तब ऐसे फंक्शन को हम रेगुलर फंक्शन के नाम से जानते हैं। पसंद आ रही है तो क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर। एनालिटिक और रेगुलर में इतना अंतर, बस एक मामूली सा अंतर है। जो फंक्शन रेगुलर फंक्शन होता है ना, वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे गारंटी सिंगल वैल्यूड होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और जो फंक्शन एनालिटिक होता है वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस होगा, हो सकता है कि एक दो पॉइंट में ना भी हो, वो भी हो सकता है। एनालिटिक फंक्शन जो होता है वह अपने डोमेन के एक दो पॉइंट पे एनालिटिक नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पे होगा, एक आधे पॉइंट पे नहीं भी हो सकता है एनालिटिक के लिए। लेकिन रेगुलर के लिए उसे हर एक पॉइंट पर एनालिटिक होना होगा। कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अगर अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड रेगुलर फंक्शन। अगर मान लीजिए हर एक पॉइंट पर है लेकिन एक दो पॉइंट को छोड़कर, तब उसे एनालिटिक का नाम देंगे। बस में ही। और एक बार बता दूं आपको, हर रेगुलर फंक्शन एनालिटिक होता है ना, रेगुलर है तो एनालिटिक है ना। एनालिटिक के लिए है कि भाई हर एक पॉइंट पर डिफरेंस एनालिटिक होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हर एक पॉइंट पर अपने डोमेन के एनालिटिक होना चाहिए, एक दो पॉइंट पर अगर नहीं तब भी चलेगा। और रेगुलर के लिए हर एक पॉइंट पर होना चाहिए। तो हर एक रेगुलर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि रेगुलर फंक्शन बोलेगा एनालिटिक फंक्शन को, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलता है कि f(z) इज अ रेगुलर फंक्शन, मतलब एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि हर एक रेगुलर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। इसलिए कहीं कहीं किताबों में आपको रेगुलर के नाम से आ जाएगा, होलोमॉर्फिक के नाम से आ जाएगा, एनालिटिक के नाम से आ जाएगा। सबका मतलब एक का समझेंगे आप लोग, उसका एक ही मतलब, एक ही टारगेट होगा, लेकिन फिर भी हल्का सा अंतर जो है वो जान लीजिएगा एनालिटिक और रेगुलर में। एनालिटिक में हो सकता है कि फंक्शन हमारा अपने डोमेन के एक आध दो पॉइंट पे एनालिटिक ना दिखाई दे, है ना, लेकिन रेगुलर अगर है तो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक दिखाई देगा। बात समझ में आई? ये हल्का सा अंतर होता है। और अदरवाइज रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन आप कह लीजिए, इसलिए तीनों शब्द जोड़े जाते हैं, तीनों शब्द यूज किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए डिफिनेशन इसका वन बाय वन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन is said to be analytic function. A complex variable function is said to be analytic function. Is said to be analytic function if it satisfies the following condition. 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 Number first, function should be single valued. Function should be single valued. Function should be single valued. Number second, continuous and unique derivative. Number second, continuous and unique derivative at each point of domain. Continuous and unique derivative at each point of domain. At each point of domain. ठीक है बेटा, अब आगे अगला हेडिंग करिए आप। अभी मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन पे दिक्कत। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, हेडिंग एक चीज और लिख लीजिए आप। ठीक है, लिखिए द एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, द एनालिटिक फंक्शन is also called holomorphic function. Is also called holomorphic function. Is also called holomorphic function. ठीक है, holomorphic function। आगे लिखिएगा थोड़ा सा। If the complex variable function fz, if the complex variable function fz is analytic, at each point of its domain, at each point of its domain, then the complex variable function is called as regular function. Then the complex variable function is called as regular function. Is called as regular function.
इज कॉल्ड एज रेगुलर फंक्शन। आगे लिखिएगा इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट, इफ एफ डैश जेड मतलब उसका डिफरेंशियबिलिटी, इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ अ डोमेन डी, if f dash z exists at every point of a domain D, capital D, at every point of a domain D except 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 at a finite number of, except at a finite number of exceptional points, except at a finite number of exceptional point, then fz is said to be only analytic function। तो उसे खाली एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे, रेगुलर नहीं। then fz is said to be only analytic function, not a regular function। then fz is said to be नहीं fz function, then fz is said to be analytic function, not a regular function। बात समझ आ रही है? मतलब हर एक पॉइंट पे तो हो रही, कुछ पॉइंट को छोड़कर तो उसे खाली एनालिटिक बोलेंगे, रेगुलर नहीं बोलेंगे। रेगुलर के लिए हर एक पॉइंट होना चाहिए, है ना, नॉट अ रेगुलर फंक्शन। एंड द एक्सेप्शनल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे नहीं हो रहा है उस पॉइंट को क्या नाम है? सिंगुलरिटी। तो चैप्टर पढ़ेंगे सिंगुलरिटी, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ना। देखिए एंड एक्सेप्शनल पॉइंट इज नोन एज सिंगुलरिटी। अभी सिंगुलरिटी के बारे में बेटा आप लोग पूरा अपना एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिंगुलरिटी का। एक्सेप्शनल पॉइंट इज नोन एज सिंगुलरिटी, है ना। एक चीज मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं, सिंगुलरिटी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है ना। पूरा कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कल समझाया था कि पूरा कॉम्प्लेक्स जो है यह हर एक कंपटीशन एग्जाम मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा पेपर है जो कि फिजिक्स वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। जब फिजिक्स से आप एमएससी करेंगे तब भी ये पूरा पेपर आपको पढ़ना होता है, तब ये पूरा पेपर पढ़ना होता है, ये जान लीजिएगा आप लोग। और साथ ही साथ जब फिजिक्स से कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, तब भी कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आता है, तब भी आपसे सिंगुलरिटी ये सब कुछ चीजें पूछी जाती है, ये याद रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फिजिक्स और मैथ दोनों के लिए बहुत जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, एमएससी करने के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये चीज ध्यान देना है आपको। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कोई चीज ध्यान समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब कंडीशन के आगे बात करते हैं, भाई एनालिटिक फंक्शन तो हो गया, क्वेश्चन भी करेंगे कैसे फंक्शन एनालिटिक फंक्शन चेक करते हैं। लेकिन अब क्या है, जैसे कि अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, किसी फंक्शन को बताना है कि वह एनालिटिक है कि नहीं है। कैसे? किसी फंक्शन को बताना है कि वह एनालिटिक है कि नहीं है, तो नियम के अनुसार हमें क्या चेक करना होगा कि वो सिंगल वैल्यूड है कि नहीं है, और क्या चेक करना होगा कि वह अपने हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ये चीज बड़ा कठिन काम है कि हर एक पॉइंट पे चेक करना। और इनफाइनाइट पॉइंट है ना, कोई डोमेन लेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, अब डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना ये बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कि 100-200 चेक किए और जिसको छोड़ दिए नहीं चेक किया, हो सकता है उसी में डिफरेंशिएबल ना हो, है ना, टमाटर फंस सकता है। तो ये बड़ा कठिन काम है कि हम किसी को बाय डिफिनेशन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डोमेन के हर एक पॉइंट पे चेक करें डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो गया करेगा, या पढ़े ना, है ना। कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, है ना, बट डिफरेंशिएबल है देन कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस है देन नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, है ना। चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कंटिन्यूअस वर्ड अगर आप छोड़ भी देंगे डिफरेंशिएबल कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन आप सबको कंफर्म होना चाहिए कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस तो होगा करेगा। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बात समझ में आ रही है। कहीं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना कठिन होता है तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, बात समझ में आ रही है ना। उससे खाली लिमिट चेक करना होता है, तो कंटिन्यूटी चेक करिए, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई चीज को कंफर्म ध्यान में भर लीजिएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना कठिन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तब तो गारंटी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये याद रखना। कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर गारंटी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वो एनालिटिक नहीं होगा, है ना। गारंटी कहाँ पे है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर कंटिन्यूअस है तब तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता। तब उसके लिए अगर कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तब वो कंटिन्यूअस चेक करेंगे तो मैटर फंस जाएगा, कंटिन्यूअस चेक करेंगे तो फिर आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये गारंटी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, बात समझ आ रही है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये चीज मान लीजिए चेक करना है,
तो कंटिन्यूटी चेक कर लिए, कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर गारंटी है डिफरेंशिएबल चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हाँ, अगर डिफरेंशिएबिलिटी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी उसकी एग्जिस्ट करती है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तब गारंटी है कि वो कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो गारंटी है वो कंटिन्यूअस होगा, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। जरूरी नहीं मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। और तीसरी बात कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो गारंटी है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये तीनों बातें दिमाग में होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? चलिए आगे की बातें करते हैं। तो अब ऐसे इतना सब कुछ चेक करना थोड़ा कठिन काम है कि हम कंटिन्यूटी चेक करें हर एक पॉइंट पे या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, है ना, ये थोड़ा सा टफ कार्य है। तब इसके लिए अब हम लोग कुछ थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे, इसी सब कॉन्सेप्ट से कुछ हम लोग ऐसा फार्मूला ड्राइव करेंगे, कुछ ऐसे कंडीशन लाएंगे जो कंडीशन ही पर्याप्त होगा ये बताने के लिए कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। बात समझ आ रही है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन w बराबर fz इज एनालिटिक, इफ w बराबर fz इज एनालिटिक देन द नेसेसरी कंडीशन, बहुत सबको याद रखना चाहिए बेटा यहाँ पे, then the necessary condition is, मैं इसको डिराइव भी कराऊंगा आप लोगों को, then the necessary condition is w बराबर fz, necessary condition क्या है, w बराबर fz satisfy CR equation। CR equation means कॉची रीमान इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, है ना, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो गारंटी है कि वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज द CR इक्वेशन? CR इक्वेशन क्या है? तो ux इज इक्वल टू vy एंड ui इज इक्वल टू माइनस का vx, यही है CR इक्वेशन। दैट इज ux का मतलब डेवा u अपान डेवा x इज इक्वल टू डेवा v अपान डेवा y, है ना, एंड डेवा u अपान डेवा y इज इक्वल टू माइनस का डेवा v अपान डेवा x। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो गारंटी है कि वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ रही है? मतलब कि आपको अगर चेक करना है, आप आप MCQ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अब आप क्या करेंगे, यही चीज चेक करेंगे। चार्ट दे दिया, बोलते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक, 4 ऑप्शन आपको दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप उन चारों को u प्लस IV के रूप में करने के बाद आप CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराइएगा। u प्लस IV के रूप में एक्सप्रेस हो ही जाएगा, जो भी फंक्शन एनालिटिक होगा, एनालिटिक बाहर में गया, जो भी फंक्शन आप देखेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ही होगा। आपको जो भी फंक्शन आपके क्वेश्चन में आएगा, अपनी किताब में दिया रहेगा, वो फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ही होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन आसानी से u प्लस IV के रूप में देखा जा सकता है ना, देखा जाएगा आसानी से। अब वो एनालिटिक है कि नहीं है? अगर एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ux इज इक्वल टू vy, ui इक्वल टू vx आना चाहिए। अगर आता है तो वो आपका है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं आपको और बता दूं, ए नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। बात समझ में आ रही है? ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब अगर, है ना, इससे क्या मिल सकता है, पता है क्या मिल सकता है? बता दो आपको ध्यान से। कहाँ 4 ऑप्शन मिले ना, 4 ऑप्शन मिले। अगर मान लीजिए पहला वाला फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर गया CR इक्वेशन, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक होगा, आप ये नहीं कह सकते। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, इट इज नेसेसरी कंडीशन। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले को आपने CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया है ना, तो जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन एनालिटिक होगा। अब दूसरा मान लो हमने दूसरे पे, बात ध्यान समझिएगा, दूसरे पे गए अगर हम, और दूसरा मान लीजिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया, तब गारंटी है कि वो एनालिटिक नहीं होगा। लाइन पूरा ध्यान समझिएगा। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई किया तब वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया तो गारंटी है वो एनालिटिक तो नहीं होगा। ये लाइन ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, नॉट अ सफिशिएंट। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तब वो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करेगा, है तब सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ रही है ना? अगर ये नहीं कर रहा है इसका मतलब वो एनालिटिक भी नहीं होगा तब, क्योंकि एनालिटिक है तो सेटिस्फाई निश्चित करेगा, 100% सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम वो ऑप्शन को काटेंगे जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा गारंटी है कि वो एनालिटिक नहीं होगा। ऐसे कोई क्वेश्चन दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनालिटिक, तब बड़ा आसान है, तब ऐसे विकल्प को करना बड़ा आसान है। आप तुरंत CR इक्वेशन साइज चेक करिए, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एनालिटिक नहीं होगा। तो वो तो आसानी से कर लेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक। थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जो नहीं करेगा वो तो मान लो नहीं होगा। मान लीजिए 2 ठो है, दो ऐसे ऑप्शन मिलके तो दोनों कर रहे हैं,
लेकिन उसमें से होगा कोई एक का एनालिटिक, क्योंकि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना है ना, यह नहीं गारंटी देता कि फंक्शन एनालिटिक है। लेकिन हाँ, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तब एक गारंटी को सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? एंड द सफिशिएंट कंडीशन इज, सफिशिएंट कंडीशन क्या है? आइए सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन